चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म्स। आइसोमेरिज्म्स के टॉपिक को हमने स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में और हम इंशाल्लाह फिर इस पे डिस्कस करते हैं। आइसोमेरिज्म्स का एक शॉर्टली इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल की क्लास में दिया था। लाइट कम है तो मेरा बेटा भी मैं लाइट तो यार उतनी जली हुई है जितनी नॉर्मली होती है। आइसोमेरिज्म्स के मैंने लास्ट क्लास में आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था और वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या था कि भाई आइसोमेरिज्म्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वही डेफिनेशन है हमारी सारी। कहा जा रहा है द केमिकल कंपाउंड्स, दोस केमिकल कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, वो तमाम केमिकल कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उन कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। और जो पूरा फिनोमेना है, द होल फिनोमेना इज टर्म्ड एज द आइसोमेरिज्म्स, and the whole phenomena is termed as the isomerisms. अब आइसोमेरिज्म्स के ऊपर बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स। अब अगर मैं इन टाइप्स की बात करूं आपसे तो हमारे पास मेनली सबसे पहले जो टाइप आती है उसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म। देखो लफ्ज यहां पर दो हैं, इस चीज के नाम में दो लफ्ज हैं, चेन और आइसोमेरिज्म। तो यहां पर लाजमी सी बात है किसी चेन का जिक्र किया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्या बताया जाता है चेन के बारे में। Can it's obtained when there is a difference in the arrangement of the carbon atoms in chains.
बोर्ड किसी को भी क्लियर नजर नहीं आ रहा यार। अभी इससे पहले मैं 3 क्लासेस ले चुका हूँ, उसमें तो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था। बोर्ड किसी को भी क्लियर विजिबल नहीं है बोर्ड क्या? सर नजर आ रहा है। सर नजर आ रहा है लेकिन मतलब साफ नहीं है, जिस तरह लाइटिंग कम है। यार ये तो मसाइल हो गए। चलो खैर, मैं कुछ और चाह रहा था अब, लेकिन नहीं करते। चलो आ जाओ। अब आएगा सबको नजर सही। फिर आप एक एक करके सारी मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, ताकि फिर जो है वो आपको मसाइल ना हो। कहते हैं इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स इन चेन्स। यानी कि ये जो चेन आइसोमेरिज्म्स हैं ये हमें हासिल होंगे कब? जब यहाँ पर डिफरेंस होगा आइसोमेर जो चेन्स हैं हमारे पास। हुसैन माइक बंद कर लो। ये हमें हासिल होगा जब हमारे पास डिफरेंस पाया जा रहा होगा चेन्स में, यानी कि कार्बन एटम्स की जो अरेंजमेंट है उनकी अरेंजमेंट में हमारे पास डिफरेंस पाया जा रहा होगा। तो आइए देखते हैं। ये एक कंपाउंड है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, नाम भी साथ साथ ही लिख लेते हैं। चलो, इसका नाम होता है एन ब्यूटेन। अब सवाल ये हो कि सर ये एन मतलब क्या है? ब्यूटेन तो चलें, 4 वाली बात समझ में आ रही है। कुछ आपने ब्यूट बताया था, ब्यूट काउंटिंग में 4 होता है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है सर। ब्यूट तो समझ में आ रहा है। एन एन मतलब नॉर्मल है। एन मतलब क्या है? नॉर्मल है हमारे पास। आइए भाई, अब एक और हमारे पास है कंपाउंड, उसमें क्या है? एक कंपाउंड ये आ गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। अब क्यों होता है आइसोब्यूटेन ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले हम जरा इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या कह रहे हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। तो मैं अगर लिखूं यहां पर C4, तो 3 2 5 6 7 8 9 10, ऐसी है, ऐसी होगा ना भाई? 4 3 7, 7 और 3 10, तो C4H10 हो गया भाई काउंट करके। यहां भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है सर। 3 3 6 3 9 और एक 10, 10 हाइड्रोजन है। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे हैं? बिल्कुल सेम। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कैसे हैं? बिल्कुल सेम। लेकिन क्या दोनों के स्ट्रक्चर्स सेम हैं? क्या दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हैं या नहीं है? बता दो जल्दी से। सेम नहीं है सर। बिल्कुल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इसी बिना पे ये दोनों कंपाउंड यानी कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, जो इनके दरमियान एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी, उस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म्स का नाम देते हैं। यहाँ पर हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं सारे कार्बन। यहाँ पे चेन में डिफरेंस क्या गया कि एक साइड चेन में चला गया। वो स्ट्रेट चेन थी, ये एक अदद कार्बन जो है वो साइड चेन में चला गया। ओवरऑल कंपाउंड में जो कार्बन्स की तादाद है, ओवरऑल कंपाउंड में जो कार्बन्स की तादाद है वो बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है। उसमें कोई फर्क नहीं आया। 1 2 3 4, 4 कार्बन ही हैं। बस डिफरेंस क्या आया अरेंजमेंट में, कि ये अरेंज अलग तरीके से है और ये एक अलग तरीके से। अच्छा, ये जिस अलग तरीके से अरेंज हैं, उस अलग तरीके की वजह से ही इनके नाम में आइसो आया।
अगर कभी भी CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 आ जाए तो उस कंपाउंड को, इस चीज को बेसिकली हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। सही है। अगर कार्बन इसके अलावा भी कंपाउंड में और हैं तो आपने आइसो नाम दे देना उस कंपाउंड के साथ। टोटल कार्बन को काउंट करो और आइसो लगा दो, तो 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन थे, आइसो लगा दिया। अगर किसी कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर CH3 CH और CH3 पाया जाएगा तो उसके नाम में आइसो लग जाता है। बात यहां तक सबको समझ में आती है? क्लियर होता है मामला? क्लियर है। देखो अभी जो हमने आइसोमेरिज्म जिसका हमने जिक्र किया, वो आइसोमेरिज्म कौन सा था? वो आइसोमेरिज्म था हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म। अब जो है वो कौन सा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन से मुराद क्या है? यानी कि जिस प्लेसमेंट के ऊपर वो चीज अटैच्ड है, जिस प्लेसमेंट के ऊपर वो चीज अटैच्ड है, उसके बारे में बात की जा रही है। क्या कह रहे हैं? these are the isomers which have a difference of position, which have the difference of position occupied by a group या फिर position of a group with reference to the carbon atom। कार्बन एटम के रेफरेंस की वजह से। आइए इसकी एग्जांपल को हम जरा एक अपने पास देख लेते हैं मिसाल के तौर पर। आप देख रहे हैं यहां पर कि CH3 CH के साथ Cl लगा है, फिर CH2 आ गया, फिर CH3 आ गया। इस जंग में मत पड़ो कि ये बन कैसे रहा है, ये मैं कैसे बना रहा हूं। ये अभी आ जाएगा, ये कुछ वक्त लगेगा, थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप पढ़ने पड़ेंगे, थोड़े से IUPAC की रूल पढ़ने पड़ेंगे, आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये बनता कैसे है। वहां पर कौन से कार्बन से अटैच है? दूसरे। यहां पे किससे अटैच्ड है? दूसरे। मैं अगर दोनों का फॉर्मूला लिखूं आपके सामने तो यहां पर कितने कार्बन हैं टोटल? 4, 3 1 4 5 6 7 8 9, C4H9, हाइड्रोजन 9 है और एक Cl लगा हुआ है। यह है फॉर्मूला। यहां भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, 4 आ गए। 3 2 5 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन आ गए, एक क्लोरीन अटैच है। ये इसका सपोर्टेड ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप कह लीजिए, जो लगा हुआ है यहां पर हमारे पास। क्या दोनों के फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है दोनों के, अलग हैं? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या इन दोनों के स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से सेम है? नहीं। तो ये स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से ये कहला रहे हैं अपने पास आइसो
मेरिज्म कहला रहे हैं। और इनमें जो नाम दिया गया खासकर ऐसे आइसोमेरिज्म्स को जिसके अंदर कंपाउंड बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें अटैच फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। ये यहाँ पे इस कार्बन से लगा है, वहां पे उस कार्बन से लगा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंस आता है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म्स को नाम दिया जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। बात समझ में आती है? सर ये Cl इसके साथ क्यों लगा हुआ है? ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था। कंपाउंड है, क्लोराइड है ना, अल्काइल हैलाइड्स हैं ये अल्काइल हैलाइड है, वो भी अल्काइल हैलाइड है। कंपाउंड्स आते हैं सॉल्ट्स बनाने के लिए, जुड़ने के लिए कंपाउंड्स जुड़ते हैं, हैलोजेंस जुड़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो उसे हम अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं उस कंपाउंड को। जब कोई हैलोजन किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हम उसे अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। ओ, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है। क्या कह रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप की बात की जा रही है भाई। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जरा फंक्शनल ग्रुप को, ताकि आपको मेरी ये बात समझने में जरा आसानी रहे। जैसे ये Cl लगा हुआ था एक पूरे हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड के साथ, एक चीज लग गई, मैं इसे हाइड्रोकार्बन नहीं कह रहा था, मैंने इसे बार बार कहा ये अल्काइल हैलाइड है। क्या है ये? अल्काइल हैलाइड है। तो मैं इसे अल्काइल हैलाइड क्यों कह रहा था? कोई बताएगा क्या ऐसी चीज, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैं इसे अल्काइल हैलाइड कह रहा था, मैं इसे हाइड्रोकार्बन नहीं कह रहा था स्ट्रेट? क्या वजह आपको समझ में आती है? क्योंकि सर क्लोरीन था। क्लोरीन अटैच था। क्लोरीन की अटैचमेंट की वजह से, क्लोरीन की अटैचमेंट की वजह से हम इसे अल्काइल हैलाइड का नाम दे रहे थे। आपने देखा सिर्फ एक एटम, एक पर्टिकुलर एटम किसी एक पूरे कंपाउंड के साथ अटैच हुआ, उसने उसका पूरा नेचर बदल दिया, उसने उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल दी। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ अटैच होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर नेचर का सबब बनते हैं, उन्हें कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा जाता है उन्हें? फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? आइए लिख लेते हैं इसके बारे में भी। कहा जाता है द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड टू देम। अब फिर वही बात आ गई, फिर वही जिक्र आ गया फंक्शनल ग्रुप का, फिर वही जिक्र आ गया फंक्शनल ग्रुप का कि भाई फंक्शनल ग्रुप होगा, उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो आइए देख लेते हैं। मैं जरा हाईलाइट करता चलूं दैट व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप्स इन इट। ये देख रहे हैं आप OH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये जो OH है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। यहां आप देख रहे हैं दोनों कार्बन्स के दरमियान एक ऑक्सीजन है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को मैं आसान अल्फाज में समझा दूं, एक एग्जाम्पल से आपको ना, मिसाल के तौर पर
आप सबने घर में कीमा खाया होगा बीफ का, अम्मी बनाती हैं अक्सर घर में ना, तो नॉर्मल कीमा होता है, सब खाते हैं। अच्छा, एक और कीमा होता है जिसे कहते हैं दम का कीमा, बड़ा मजे का होता है, वो भी खाया होगा कभी आपने। और जो है वो बिरयानी होती है नॉर्मली, एक और बिरयानी होती है दम की बिरयानी। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मतलब एक नॉर्मल में, नॉर्मल कीमे में और दम के कीमे में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? खवातीन को तो पता सर होगा वो इसका। 15 मिनट लेट सकता है। खवातीन को पता होगा बेटा, खवातीन को तो पता होता है, घर के काम वाम करती है। नहीं पता भाई किसी को भी? कोई खातून ऐसी नहीं है? मैं बता दूँ, दम के कीमे में डिफरेंस होता है, आप कोयला रख देते हैं, आप कोयले के एक धुआं देते हैं तो वो उसकी स्पेशलिटी हो जाती है, भाई दम का कीमा है। घर में अम्मी कढ़ाई बनाती हैं, वही चिकन कढ़ाई, वही मसाला डलता है, सब कुछ बाहर जाते हैं, पैसे भी एक्स्ट्रा, सब कुछ। नाम क्या है उस कढ़ाई का? कोयला कढ़ाई। क्यों नाम है भाई कोयला कढ़ाई? क्योंकि वो किस पे बन रही है? कोयले की धुनी है, कोयले की स्मेल आ रही है उसमें से, तो उसका पूरा वो सब कुछ, सारी चीजें वैसी थी, सब कुछ वही था। मुर्गी कोई अलग नस्ल की नहीं लाया था वो, मसाले कुछ अलग से नहीं लाया था, सब कुछ सेम था। बस उसमें एक चीज ऐड हुई, एक पर्टिकुलर चीज ऐड हुई। एक पर्टिकुलर चीज क्या ऐड हुई? कोयला ऐड हुआ, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐड हुआ, तो उस पूरे कंपाउंड, जो कि एक जनरल कंपाउंड था, एक नॉर्मल था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई। कीमा दम का कीमा हो गया, कोयले वाला कीमा। कढ़ाई, कोयला कढ़ाई हो गई। क्या ऐड किया? कोयला ऐड कर दिया, थोड़ा सा कोयले का जो है वो आपने जो है उसमें जायका आ गया, तो वो चीज का पूरी करेक्टरिस्टिक बदल गई, उस पूरी चीज की जो क्वालिटीज हैं वो बदल गई, उस चीज की पूरी प्रॉपर्टीज बदल गई। तो इसी तरह से किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक ऐसा ग्रुप लग जाए, एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स ऐसे लग जाएं जो उस हाइड्रोकार्बन की पूरी करेक्टरिस्टिक्स को बदल दें, वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है OH, और एक फंक्शनल ग्रुप ये ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन जाती तौर पे एटम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जाती तौर पे एटम फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन इनका जो कंबाइंड स्टेट किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ना, इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऑक्सीजन जाती तौर पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। दो हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान ऑक्सीजन आ जाए सिंगल बॉन्ड के साथ, ये एक आपका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब इनके जरा नाम लिख लेते हैं सबसे पहले। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल आ गया। किसी हाइड्रोकार्बन, ये एक हाइड्रोकार्बन था, इसके साथ ये OH लगा हुआ था, किसी हाइड्रोकार्बन के साथ OH लग जाए, समझ लो उसके नाम में अल्कोहल आएगा। क्या आएगा उसके नाम में? अल्कोहल लाजिम आएगा। आइए यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डायमीथाइल ईथर, ईथर बन गया ये। ईथर, ये वो लगाने वाला ईथर नहीं है, ये ईथर है। ईथर क्या होता है? ईथर का एक जनरल फॉर्मूला होता है ROR, यानी कि दो हाइड्रोकार्बन्स, R मतलब हाइड्रोकार्बन होता है, दो हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान एक ऑक्सीजन आ जाए सिंगल बॉन्ड्स के साथ, तो इसे कहते हैं ईथर। और आप अपने सामने देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर कि इसी तरह का कुछ बना हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन, बीच में एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स के साथ, तो ये बन गया ईथर। आओ जरा केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। दो कार्बन C2, तीन और दो 5 और एक 6 H6 और O, C2H6O फॉर्मूला बनता है इसका। अब इसका देख लेते हैं, कितने कार्बन? 2 C2, तीन और तीन 6 H6 और O C2H6O। क्या ये दोनों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है? बता दो मुझे। सेम है। बिल्कुल सेम है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, लेकिन क्या क्या ये कंपाउंड सेम है? एक अल्कोहल और ईथर कभी सेम नहीं हो सकते, एक अल्कोहल और ईथर कभी भी सेम नहीं हो सकते। दे बोथ आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बात यहां तक आप मेरी समझ गए? बात यहां तक आप मेरी समझ गए? जी सर। चलिए आइए चलते हैं। ये एग्जाम्पल कॉपी कर लिए, रब कर दूं पूरी?
एक यस मिनट सर कर ली। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, किसी की रह गई एक हो। मिनट बाद हम्म। ठीक है सर। चलो डन, स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, मेटामेरिज्म्स पर बात करने चले हैं। कहते हैं इट इज कह रहे हैं भाई इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप का खासा मामला देखने में नजर आ रहा है। कहा जा रहा है मेटामेरिज्म्स के अंदर कि इट इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम्स। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन एटम्स की। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या बात है कि बराबरी का ताल्लुक नहीं रखा जाता। अच्छा, कैसे? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की दो साइड्स होंगी, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो दो साइड से अटैच्ड होते हों, जैसे कि अभी हमने ईथर देखा था, ईथर की एग्जांपल में देने जा रहा हूं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो दोनों साइड से अपने हाइड्रोकार्बन्स को अटैच करते हो, उनकी दोनों तरफ अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन एटम्स की। इसकी वजह से हमारे पास ये वाले मेटामेरिज्म्स बनते हैं, जैसे कि देखिए एक कंपाउंड ये है, और एक कंपाउंड ये है। सबसे पहले तो हम अपने पास फंक्शनल ग्रुप्स को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा मसाइल पेश ना आए हमें इस चीज़ को समझने में। ये रहा एक फंक्शनल ग्रुप, और इसमें भी यही रहा फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप, हम आइसोमेरिज्म्स के अंदर दोनों कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के जो दोनों साइड्स पे अटैचमेंट्स हैं, ये एक कंप्लीट हाइड्रोकार्बन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। यहां पर ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये एक हाइड्रोकार्बन है। नाम लिख लेते हैं सबसे पहले इनके। इसका नाम होगा मीथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। अब आपने इस जंग में नहीं पढ़ना है कि सर ये कैसे नाम बन रहे हैं, ये मिथाइल किधर से आ गया, प्रोपाइल किधर से आ गया, ईथर क्यों कह रहे हैं आप, और डाई इथाइल ईथर क्यों कह रहे हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ एक क्लास और हमारी होगी इसके ऊपर इंशाल्लाह अजीज।
फंक्शनल ग्रुप की, तो उसमें आपको ये सारे मामला बआसानी समझ में आ जाएंगे। खैर, जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं इनका, ताकि हमें ये बात भी समझ में आ जाए कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। 1 2 3 4 4 कार्बन हैं भाई, तो C है 4, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन है। सही, ये फॉर्मूला मैंने इससे बनाया है फिलहाल, इससे। अब इस पे भी जज कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, सही है, 4 कार्बन सही है। 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी कि 5 और 5 टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, C4H10O। क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हैं? क्या इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हैं? जी सेम है। यस सर, सेम है। लेकिन इनमें मसाइल क्या हैं कि ये सब्सटेंसेस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद भी सेम नहीं है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अलग है। आप यहां तक बात कह सकते हैं कि हाँ सर, ये दोनों ईथर्स हैं, ये दोनों ईथर्स हैं, ये दोनों अपने पास जो है वो ROR के फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। मिथाइल प्रोपाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर, ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकते। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बात यहां तक समझ में आती है आपको? बात क्लियर हो गई या कोई और? आदि मैसेज कर दो, मैसेज कर दो, तुम्हारी आवाज जो है वो बड़ा गूंज रही है। These are the 4 major types of the isomerism which we have to write in our exam. टोटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स हमें पेपर में लिखने नहीं होते। खास तौर पे मैं आपको ये बात समझा दूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स को मैं एक शॉर्टली अंदाज में आपको बताता चलूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, 2 कंपाउंड्स बने हुए हैं, सही है, कि एक मिथाइल प्रोपाइल ईथर है और एक डाई इथाइल ईथर है। ये 2 कंपाउंड्स हमारे पास बने हुए हैं सामने। इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर रोटेशन हो सकती है। मतलब रोटेशन कैसे बता रहा हूं मैं आपको, कि ये मिथाइल यहाँ लिखा हुआ है, ये मिथाइल वहां चला जाए, ये प्रोपाइल यहाँ आ जाए, कंपाउंड नहीं बदलेगा, कंपाउंड वही रहेगा। कंपाउंड नहीं बदलेगा, कंपाउंड वही रहेगा। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान होते हैं डबल बॉन्ड्स, और वो कंपाउंड्स रोटेट नहीं कर सकते, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स रोटेट नहीं कर सकते। तो उनके अंदर बताया जाता है कि एक सब्सटेंस है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा सब्सटेंस है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दर हकीकत ये दोनों कंपाउंड्स एक ही थे, उसका स्ट्रक्चर रोटेट कर चुका है और अब ये रोटेशन में नहीं आ सकते क्योंकि डबल बॉन्ड्स हैं बीच में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर बात की जाती है कि भाई रोटेशन, एक लफ्ज बड़ा अहम आप पढ़ेंगे रोटेशन का, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स में हम कंपाउंड्स की रोटेशन पे बात करते हैं कि एक सब्सटेंस रोटेट हुआ, उसने एक नया सब्सटेंस बना लिया। अब वो नया सब्सटेंस पिछले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो बना उससे है, और दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी कैसे हैं? बिल्कुल सेम है। कोई सवाल है किसी के पास तो पूछ लो। कोई सवाल पूछना है? अच्छा, आगे की जानिब हम चलते हैं। जरा अपने पास एक छोटी सी हेडिंग और कर लेते हैं, हमारे पास कुछ वक्त है 3 मिनट का। हमने कल जो बात करनी है वो कल हम बात करेंगे अपने पास फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। होमोलोगस सीरीज हम पढ़ चुके हैं, आइसोमेरिज्म्स हम पढ़ चुके हैं, हम कल बात करेंगे अपने पास फंक्शनल ग्रुप पर। मैं फंक्शनल ग्रुप को फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, लफ्जों में ही कर रहा हूं, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा। चलो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम होगा या फिर एटम के कुछ ग्रुप्स होंगे, यानी कि अलग अलग एटम्स होंगे जो एक ग्रुप बनाकर आएंगे। एन एटम
or the group of atom which is responsible for the variation in the properties of the original substance. जो एक्चुअल सब्सटेंस था उसकी प्रॉपर्टीज में बदलाव आ गए, उसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आ गए. रीजन क्या निकल कर सामने आया कि वो एक आने वाला ग्रुप था, एक आने वाला एटम था जो अटैच हुआ, उसने मसाइल क्रिएट कर दिए. और जब उसने मसाइल क्रिएट कर दिए तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल गई. अब वो एक नया सब्सटेंस है, पहले एक दूसरा सब्सटेंस था, अब वो एक नया सब्सटेंस बन चुका है. तो ये जो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम आया था, इस पर्टिकुलर को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप. बात यहां तक सबको समझ में आ गई? तो फिर इंशाअल्लाह उल अजीज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को यहीं से फंक्शनल ग्रुप से कंटिन्यू करेंगे. सही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.